नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप डी के परीक्षा का इंतज़ार एक लंबे समय से चल रहा था। ट्विटर कैंपेन चलाया गया, कई तरह की मुहिम चलाई गई और इसमें अहम भूमिका निभाई द प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर ने। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। हम उनसे कई तरह की बातों पर चर्चा करेंगे कि कितना स्कोर आपको परीक्षा में आना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ऑनलाइन के लिए किस तरह आप रणनीति बनाएं, साथ ही साथ जो बच्चे घर से निकलकर परीक्षा देने जाते हैं वो परीक्षा में जो भीड़ देखकर घबरा जाते हैं, उसका कितना असर उनके एग्ज़ाम पर पड़ता है, कैसे उससे उबरा जा सकता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव नेशन 7 में। शादाब जी, आपको भी यहाँ हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपको धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं जो देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम। और हमेशा हमारा प्रयास होता है कि जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ उस तरह की गूढ़ बातें हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं जो कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाए। पता नहीं हम कितना वैसा हमारी बातों से बच्चे प्रभावित होते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बच्चे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, ज़रूर करें इस बात को, जिससे कि अगर हमको भी खुद में और सुधार करने की ज़रूरत पड़े तो हमेशा हम आलोचना सुनने का आदी हैं। और किसी भी पर्सन को आलोचना सुनना ही चाहिए, तभी आप अपने जीवन में और जीवन को और बेहतर आप कर सकते हैं। तो मैं भी कि सब भी पूर्ण नहीं होते हैं, तो लेकिन अभी आप ग्रुप डी के संदर्भ में हमसे चर्चा किए, तो ग्रुप डी के संदर्भ में हम यही बोलना चाहते हैं कि लगभग समझिए कि 1,17,00,000 से ऊपर बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली बात यह है कि करीब 1,03,000 वैकेंसी है और इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर भविष्य की हम बातें करें तो जो परिस्थिति क्रिएट हो रहा है, मोदी जी जैसे परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको आने वाले दिन में वैकेंसी के लिए बच्चों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। इतनी वैकेंसी हमको नहीं लगता है शायद अब कभी देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग एग्ज़ाम भी लंबा दिन तक चलेगा, 1 महीने से ऊपर ही चलने का उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन आप एक बात अभी बोले कि बच्चे भीड़ देख कर के परेशान हो जाते हैं, और परेशान होना स्वाभाविक है। आपका ये भीड़ तंत्र का आप भी एक हिस्सा हैं, हम भी एक हिस्सा हैं। और समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये सूचना प्रदान करता है, ये सूचना देता है इतने अधिक संख्या देख करके कि बेरोजगारी का क्या आलम है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं इजी वे में लेके चलेंगे तो उनका रिजल्ट अब नहीं होना है, बहुत परेशानी उनके साथ होना है। इसलिए सीरियसली हर काम को और एक निश्चित टारगेट तय करके कैसे हमको अपना गोल अचीव करना है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी बच्चों का रिजल्ट हो सकता है। तो इस मामले में भीड़ वाली बात जो आप बोले, हम ये बच्चों को बोलना चाहते हैं कि पहले भी प्लेटफॉर्म में जो हमारा 20 साल का अपना अनुभव रहा है, हम देखते थे कि आज से 5 साल 7 साल पहले बोर्ड बाय बोर्ड अलग अलग वैकेंसी आती थी। कभी आपका आरआरबी अहमदाबाद से, सिकंदराबाद से, मुंबई से, बोर्ड बाय बोर्ड अलग अलग वैकेंसी रहती थी और पोस्ट बाय पोस्ट भी अलग अलग वैकेंसी रहती थी। तो उस समय क्या होता था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मिनिमम हो जाता था। तो क्योंकि स्टेशन मास्टर का अहमदाबाद से निकलेगा तो पता चलता था 30 सीट का निकला, 35 सीट का निकला, 50 सीट का निकला, 100 सीट का निकला। अभी सब चूँकि बोर्ड को आपस में जोड़ दिया गया है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अचानक पोस्ट बाय पोस्ट भी बढ़ जाती है। तो लेकिन उस समय भी हम देखते थे कि बच्चों का रिजल्ट 10 सीट 20 सीट में भी होता ही था और अपने संस्थान से होता था। और अभी तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अधिक हो गई है, तो माने कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी ओवरऑल बढ़ गया है। तो घबराने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। जो डिजर्व करते हैं वो रिजल्ट लेंगे ही लेंगे। डिजर्व करने का ये मतलब हुआ कि जो भी बच्चे ईमानदारी से लगे हुए हैं उनका रिजल्ट थोड़ा देर ज़रूर होगा, हमारा अपना यही अनुभव है, लेकिन रिजल्ट श्योर है कि होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि अभी जैसे एक दूसरे ही वीडियो में आपको हम चर्चा किए थे कि कोई भी कंपटीशन है 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, 70% होते हैं कि चलो फॉर्म निकला है, चलो भर देते हैं, क्वालिफिकेशन है हमारे पास, भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बात आप मान करके चलिए। जो मेहनत करते हैं रिजल्ट अंततः उन्हीं का होना है। कभी कभी सवार हो सकता है, आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन तुक्का लगाने की आपकी गारंटी नहीं है और उस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा आपका परीक्षा नहीं है, पीटी है, फिर मेंस है, फिजिकल है।
तो मैथ्स तो इसमें नहीं है, एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद फिजिकल होना है। लेकिन ये चीज़ कामयाब आपका नहीं होना है। अब भाग्य भी हमेशा मेहनती लोगों को ही साथ देता है, ये बात आपको मान करके चलना है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो भी समय बच्चों के पास बचा हुआ है, लगभग अप्रॉक्स 2 महीने का समय है, और 70% इसमें वैसे बच्चे हैं जिनका कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रति भी आशा है कि उसमें हमारा रिजल्ट हो सकता है। दोनों का तैयारी साथ साथ करके चल रहे हैं। तो जो बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी का हमको नहीं लगता है कि उनको अलग से तैयारी करना चाहिए। खाली ये अलग बात है कि थोड़ा सा अंतर ये है कि साइंस का क्वेश्चन वहाँ 12-14 पूछेगा, यहाँ 25 पूछेगा, तो उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। अब जैसे मैथ में 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, तो 100 में से यही 3 पेपर मिला कर 80 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। तो बच्चों को तो थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा अगर मैक्सिमम स्कोर चाहते हैं तो। बाकी 20 नंबर में आपका स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारा पेपर मिलाकर है। और उस 20 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन रहता है कि 20 में से 10 नंबर आप वैसे भी इजी वे में आप ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी पेपर को इग्नोर नहीं करना है। ये अलग बात है कि जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए मैथ, रीजनिंग, साइंस पर शुरू से फोकस करना ही चाहिए। अभी कुछ देर के लिए हम सीबीटी 2 को अलग रखेंगे इससे, चूँकि ये वीडियो स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के मामले में ही फोकस करके सारी बातें हम करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि ग्रुप डी के लिए भी तो देखेंगे अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, खास करके मैथ सेक्शन से, रीजनिंग सेक्शन से, ये दोनों सेक्शन का कम से कम 20 सीटिंग का, 25 सीटिंग का, 30 सीटिंग का क्वेश्चन को आप अच्छे से बना जाएँ, एक बार 2 बार। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उसको आप चिन्हित करते चले जाएं, और उसके कंसेप्ट को बाद में समझने का प्रयास करें। उसके सॉल्यूशन से आप देखें जो क्वेश्चन गलत हुआ है, किसी टीचर का मदद ले सकते हैं, सीनियर का मदद ले सकते हैं, अपने कलीग का मदद ले सकते हैं। चूँकि डिस्कशन किया हुआ चीज़ रहेगा ना, वो ज़्यादा देर तक याद भी रहता है, ज़्यादा समझ में भी आता है। आपका ये उद्देश्य रहना चाहिए कि एक बार जो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, आइंदा दूसरी बार जब हमको सेट में उस तरह का क्वेश्चन मिले तो गलती नहीं हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका स्कोर लगातार बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सेट बनाते हैं 100 क्वेश्चन का, अगर उसका आप डिस्कशन नहीं करते हैं, खाली सेट बना रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आज 60 नंबर आ रहा है तो वही 58 से 62 के बीच में घूमते रहेगा, बहुत ज़्यादा प्लस इसको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम दे करके उसका डिस्कशन को समझ पाते हैं, उसमें टाइम देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस पर आप डिस्कस करते हैं, तो पता चलेगा कि अगर आज 60 आ रहा है तो कल 62, 63, 65, 68 लगातार स्कोर आपका बढ़ते चला जाएगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कहना चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें, बहुत फ़ायदा होगा। और एनटीपीसी सीबीटी 1 के अलावा पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसके क्वेश्चंस को भी बारीकी से देख पाते हैं तो ये दोनों मिला करके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा क्या कि साइंस का जहाँ तक सवाल है, तो साइंस जो पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया था, तो उसमें देखा गया कि 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेक्शन से होता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। अगर पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही अगर बच्चे अच्छे से बना लेंगे जितने पूछे हुए हैं, तब भी 300-400 क्वेश्चन उनको न्यूमेरिकल का मिल जाएगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो उसको अच्छे से बना लेते हैं तो उससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं जाएगा। हालांकि बीच बीच में हम लोग भी उसका टारगेट बैच वगैरह एक जगह कलेक्ट करके प्रैक्टिस वगैरह कराते रहते हैं एकदम मिनिमम फी में, तो बच्चे चाहें तो वहाँ पर से भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बच्चे ये खुद से भी कर सकते हैं, 100% ये कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के पूछा हुआ है, तो उसको लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि साइंस ऐसा पेपर है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो रटने वाली बात हर जगह आपका काम नहीं करेगा। उधर रट सकते हैं आप 800 वगैरह में, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, उसको समझना ही होगा। इसलिए पहले का पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के माध्यम से और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जब जीएस में भी यही चीज़ आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक बच्चों को टारगेट रखना चाहिए कि 100 में से हमको 70 प्लस करना है। जिस समय 70 से ऊपर भागने लगेंगे, 71, 72, 73, 75, तो हाँ एकदम सेफ होता चला जाएगा। लेकिन 70 के अगर नीचे 69, 68, 64, 65 करके जाएंगे तो डाउट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें कि हमको मैक्सिमम अटेम्प्ट का, मैक्सिमम स्कोर का कोशिश करना चाहिए। और हमेशा अपना अपर सोच एक बनाए रखना चाहिए। 70 हम बोल रहे हैं, 75 का बच्चे टारगेट रख रहे हैं, तब जाकर के वो 70 पे आकर के रुकेगा। अगर टारगेट ही आप 65 का रखते हैं तो कहीं ना कहीं 60 पर ही आकर टिकेगा। तो इन बातों को भी बच्चों को समझनी चाहिए। और साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अलावा फुल सिलेबस का भी टेस्ट दें।
और फिर हम दोबारा से यही बात बोलेंगे कि यहाँ पर भी वही बातें लागू होती है कि भीड़ में आप भी घुसने का कोशिश करें। जहाँ 500,000 लड़के एक साथ टेस्ट दे रहे हैं, तो उस बीच में 1 या 2 टेस्ट 3 टेस्ट आप भीड़ में भी घुस करके वीकली आप टेस्ट दें, तो जहाँ पर आप जज करें कि तुलनात्मक रूप से दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में हमारा परफॉर्मेंस क्या जा रहा है। जब वही 500,000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो समझिए कि जो करोड़ बच्चे से ऊपर के बीच आप बैठिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, रिजल्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। तो देखेंगे ऑनलाइन में भी इस तरह की अभी व्यवस्थाएं चल रही है। ऑनलाइन में हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे, जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो कि पटना नहीं आ सकते हैं, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, या फिर इसके बाद दूसरे स्टेट की बात करें हम, तो जहाँ रह करके जहाँ उस तरह का माहौल है, अगर वहाँ रह के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, अगर आर्थिक रूप से आपके पास परेशानी है, चूँकि सारे बच्चों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, और 90% बच्चे, वो 10% वैसे बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनको इस तरह का मौका मिल पाता है। लेकिन जो 90-80% वैसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया, तो उनको भी अब हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझिए कि ये डिजिटल दुनिया में तो आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है कि आप अच्छे से अच्छे टीचर का भी लाभ आप घर बैठे आप ले सकते हैं। ये हम मानते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि जो सामने आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आप जो मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, मे भी कि थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ये मान करके चलिए जहाँ 100% है वहाँ 70% लाभ मिलेगा, 60% लाभ मिलेगा, लेकिन 70% तो लाभ घर बैठे हमको मिल पा रहा है। जो आपका 4-5 हज़ार रुपया महीना पटना में रहकर खर्च होता तैयारी करने में, वो पैसा तो आपका बचत हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अगर आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमको रिजल्ट लेना है, अगर आप संकल्पित हैं, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से 10 से 12 घंटा भी लगातार बच्चों को 2 महीना तक पढ़ने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा चिन्हित करने की ज़रूरत है कि सेट बनाने के दौरान अभी भी हम कौन सा टॉपिक में हमको परेशानी रह जाती है, उसको लगातार इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां आप सेल्फ एवल्यूशन के माध्यम से स्वयं ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो आप बैठ करके कभी आधा घंटा 10 मिनट विचार कीजिए कि अभी भी हमारे में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम रह जाता है, किसको इम्प्रूव करके हम रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, वगैरह वगैरह छोटी छोटी बातों को आप समझ करके आप मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। और फिर से हम दोबारा से कहना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम का आपका डेट जैसे दे ही दिया है, तो 10-15-20 दिन के पहले अगर सिस्टम पर अगर 50-100 बच्चे एक साथ बैठकर देने वाला कहीं व्यवस्था है, अगर वहाँ पर जा कर के टेस्ट देते हैं, 2 से 3 मार्क्स का फ़र्क बच्चों को वो उनको मतलब बहरहाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे भीड़ देख के जो हतोत्साहित होने वाली है वो भी भीड़ से एकदम हतोत्साहित नहीं होना है। बच्चों को ये सोचना है कि हमको सिर्फ जैसे अर्जुन का कैसे सिर्फ मछली के आंख पे नज़र था, तो अभी जस्ट वही स्थिति बच्चों की होनी चाहिए कि हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट ले करके रहेंगे, ऐसा ले करके चलना पड़ेगा, और ऐसा होगा ही होगा। आप मेहनत करेंगे, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा। मेहनत कभी आज तक बेकार नहीं जाता है, एक नहीं तो दूसरे रूप में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है हमेशा से। तो ये नवीन सर ने सारी बातें कही, आपको बहुत सारी बातें बताई, यानी कि आपको एकलव्य बनकर दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम सीखेंगे, और साथ ही साथ अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखना होगा कि तीर वहीं मारेंगे। और इसी के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को इतनी सारी बातें कही। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमको मौका दिया और बच्चों से आपके माध्यम से कनेक्ट होने का मौका दिया। और हम बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर से और भी मोटिवेशनल वीडियो या आपको थोड़ा हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आप में इतनी प्रतिभा है, आप इस बात को मानिए कि आपके लिए असंभव कुछ नहीं है, बस सही दिशा में लगातार आपका मेहनत होना चाहिए। आप जो भी मन में ठानते हैं या मन में जो भी प्लान करते हैं, 100% आपका प्लान वो सफल होगा। बस आपका अच्छा गाइड आपको मिलते रहे, आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहें और लगातार कर्म करते रहें, क्योंकि आप ये भी आपको खुद से एक इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा कि माँ बाप जिस उम्मीद से आपको आपके खर्चे उठाते हैं और जितना आपके पीछे मेहनत करते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि माँ बाप का हमेशा आप चेहरा आप अपने सामने रखें। जब भी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगें
तो जो भी आपको मोटिवेशन आपको प्रदान करते हैं, माँ बाप हो, शिक्षक हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी हो, तो उनको नज़र के सामने आप रखें। नहीं होगा तो पढ़ने के दौरान उनका पिक आगे में लगा लें, वो आपको एकदम एनर्जी आपको लगातार बढ़ते रहेंगे। तो क्योंकि 2 महीना किसी भी सूरत में आप अपनी एनर्जी को कम ना होने दें, हम यही कहेंगे। और रिजल्ट लेकर के आप इस बात को सिद्ध कर दें कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोशिश करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।